नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना उद्देश्य ज़रूर रखें। मैं स्टार्ट करती हूँ। हम हर पुस्तक को एक ही उद्देश्य से नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि हर विषय को भी एक ही उद्देश्य से नहीं पढ़ते। हम अखबार पढ़ते हैं, पैम्फलेट्स पढ़ते हैं, चौराहों पर लगे हुए होर्डिंग्स पढ़ते हैं, दीवारों पर लिखे नारे पढ़ते हैं, ट्रकों के पीछे लिखे वाक्य पढ़ते हैं और भी ना जाने आंखों के सामने से गुजरने वाली कितनी बातों को देखते और पढ़ते हैं। लेकिन इन सब का उद्देश्य कभी भी एक जैसा नहीं होता, बल्कि सबका उद्देश्य अलग अलग ही होता है। हमारे मस्तिष्क की एक अद्भुत विशेषता यह है कि उसे चिल्ला चिल्ला कर अलग से इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते। उसके कार्यप्रणाली कुछ ऐसी विचित्र है कि यदि हमने कुछ सोच लिया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपने मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शंस दे दिए। जैसा कि आप होर्डिंग्स पढ़ते हैं, यदि होर्डिंग्स पे लिखे गए अक्षर आपके काम के नहीं हुए तब आप उसे पढ़कर यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन यदि वे आपके काम के हुए तब आप उसके सामने थोड़ी देर रुकते हैं, उसे ध्यान से पढ़ते हैं और यदि ज़रूरी हुआ तो कुछ नोट भी कर लेते हैं। आप अखबार को उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह पत्रिका को पढ़ते हैं, और उसी तरह आप पत्रिका को उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह आप पुस्तक को पढ़ते हैं, और हर पुस्तक को उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो बात साफ है कि हम जितनी भी चीज़ों को पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने के उद्देश्य उतने ही अलग अलग होते हैं। और जैसे ही हम अपने मन ही मन, जाने या अनजाने में अपने उद्देश्य का फैसला कर लेते हैं, हमारा मस्तिष्क एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह उसी तरह से काम करने लगता है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि उसे कठिन काम करने के बजाय हल्के फुल्के काम करना अधिक पसंद है। वैसे भी ऐसा कौन है जिसे कठिन काम करना पसंद हो? अध्ययन की दृष्टि से पढ़े हुए को समझना और समझकर याद रखना एक प्रकार का कठिन काम है, जबकि पढ़ना और भूल जाना सबसे सरल काम है। यदि उद्देश्य पढ़ना और भूल जाना है, तब तो बात साफ है कि उसके लिए अध्ययन की कला को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अध्ययन की कला को जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप अपने पढ़े हुए को समझना चाहते हैं और समझे हुए को याद रखना चाहते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इस ज्ञान का उपयोग करके परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। इसलिए यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि जब आप किसी पुस्तक को पढ़ें तो पहले उसका उद्देश्य निश्चित कर लें कि आप इसे पढ़ क्यों रहे हैं। इस बात की मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगी कि किसी पुस्तक को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। उसके पढ़ने के अलग अलग चरण होते हैं जिनके आधार पर आप किसी भी विषय पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही जानना पर्याप्त है कि आप जब भी पढ़ें फैसला करें कि मैं इस पुस्तक को इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैं यह जानना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। मैं इस पुस्तक को इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैं इसकी कुछ मुख्य बातें समझ सकूँ। मैं यह पुस्तक इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे इस पुस्तक पर कुछ लिखना या बोलना है। मैं यह पुस्तक इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे इसे पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। मैं यह पुस्तक इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। जैसे ही आप बहुत स्पष्ट तौर पर अपने इस तरह के उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं, वैसे ही आपका मस्तिष्क स्वयं को उसी के अनुकूल तैयार कर लेता है। हमारा मस्तिष्क ठीक उसी के लायक दरवाजे खोल देता है, तभी हमारा पढ़ना सही मायने में सार्थक हो जाता है। हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क रूपी कैमरे का लेंस है। जिस प्रकार कैमरे का लेंस जो कुछ देखता है, ठीक वे ही दृश्य रील पर छप जाते हैं। उसी तरह हमारी आंखें जो कुछ भी देखती हैं, वही दृश्य हमारे मस्तिष्क के रील पर छपते रहते हैं, और हमारे मस्तिष्क पर जो भी दृश्य छपते हैं वही एक प्रकार से हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं और हमारे विचार होते हैं। यह सच है कि मस्तिष्क की घटना एक आंतरिक घटना है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आंतरिक घटना का एक बड़ा आधार बाहर की घटनाएं भी होती हैं। जिस प्रकार हमें किसी बक्से में अपना सामान रखने के लिए पहले बक्से को अंदर से साफ करना पड़ता है, साफ करने के बाद उसमें अपनी वस्तु एक व्यवस्था के तहत जमानी पड़ती हैं, ठीक इसी प्रकार हमें अपने मस्तिष्क के बारे में भी करना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क को साफ सुथरा रखना चाहिए, फिर उसमें अपनी पढ़ी गई बातों को व्यवस्थित रूप से जमानी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और अपने दिमाग को एक प्रकार का डस्टबिन समझकर उसमें पड़ी हुई बातें यूं ही बेतरतीब
तरीके से डालते चले जाएंगे तो न केवल हमारा मस्तिष्क ही अस्त व्यस्त और व्यवस्थित हो जाएगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें से अपनी ज़रूरत की बातें भी नहीं निकाल पाएंगे। हम अपने मस्तिष्क को कैसी पड़ी हुई बातों को व्यवस्थित तरीके से जमाएं, इसकी चर्चा मैं करती हूँ। यहाँ केवल यह जानना पर्याप्त होगा कि यदि हमारा मस्तिष्क अपने अंदर एक अच्छे वातावरण का एक व्यवस्थित पृष्ठभूमि बनाता है तो स्वाभाविक है इस कैनवास पर उभरने वाले चित्र ज़्यादा अच्छे, सही और सुंदर भी होंगे। हालांकि अपवाद के रूप में ऐसे भी लोग देखने और पढ़ने में आए हैं जो बहुत ही अव्यवस्थित जीवन जीते हैं। इनके अध्ययन कक्ष की व्यवस्था बहुत ही ऊल जुलूल होती है। इनके चारों ओर का वातावरण बहुत ही विचित्र, अप्राकृतिक, यहाँ तक कि अमानवीय भी होता है और ऐसे लोगों ने अपने जीवन में अच्छी सफलताएं भी अर्जित की हैं। इसके आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वातावरण का हमारे अध्ययन की कला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यह किसी भी सिक्के का केवल एक ही पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि यदि इनका जीवन व्यवस्थित रहा होता और इनके आसपास का वातावरण अच्छा रहा होता तो शायद इन्होंने जो सफलताएं पाई हैं इससे भी कई गुना अच्छी सफलता पा सकते थे। यदि हम इस निष्कर्ष पर पूरी तरह विश्वास नहीं भी करें तो कम से कम इस बात पर कुछ विश्वास करें कि कैनवास जितना साफ सुथरा और अच्छा होगा उस पर न केवल चित्र बनाना ही आसान होगा बल्कि बनाए गए चित्र भी अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण होंगे। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण अधिक साफ सुथरा और सुरुचि संपन्न हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके अध्ययन कक्ष में कालीन बिछे हों, सोफे पड़े हुए हों, झालर लटक रहे हों और महंगे महंगे चित्र टंगे हुए हों। व्यवस्थित एवं सुरुचिता का कोई संबंध धन, ऐश्वर्य, विलासिता से नहीं होता। सबसे बड़ी व्यवस्था सुंदरता और सादगी की होती है। अपने अध्ययन कक्ष को साफ सुथरा रखने और अभ्यास कक्ष में रखे गए सामान को व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने में कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि यह थोड़ी सी मेहनत की जानी चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।